नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम अकेडमी। आज एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ और वो अपडेट है यूपीएस को लेकर। 1 अप्रैल से लेकर यूपीएस व्यवहार में आ जा रहा है, यानी वो लागू हो जाएगा। तो पहले से जो एनपीएस में शिक्षक, कर्मचारी आच्छादित हैं, उनको यूपीएस तक आने के लिए, उसमें कन्वर्ट होने के लिए 90 दिन का समय दिया जा रहा है। वो 90 दिन 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपको होगा। तो जो लोग एनपीएस में आच्छादित हैं, अब जो यूपीएस तक पहुँचना चाहते हैं, यूपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ एक ऊहा-पोह की स्थिति है। ऊहा-पोह की स्थिति इस मायने में है कि क्या चूज़ करें, कौन-सा फ़ायदेमंद है, बहुत पहले से मैं एनपीएस घटा रहा हूँ, क्या करूँ? किसे चुनें? सबसे बेहतर कौन है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक चर्चा करेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में बेहतर कौन है? उसमें तुलना आखिर किस स्तर से किया जाए? उस तुलना को आप तक पहुँचाएँगे। बिहार के स्तर पे, देश के स्तर पे किस-किस कर्मचारियों को ये मिलेगा? बिहार में शिक्षकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? साथ ही साथ इसमें चर्चा करेंगे कि 10 वर्ष की नौकरी के बाद क्या होगा, 25 वर्ष की नौकरी के बाद क्या होगा, 20 वर्ष की नौकरी के बाद क्या होगा, वीआरएस की स्थिति में क्या होगा। हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो सारी बातें पहुंचाएंगे। आपको पता है कि ओपीएस जो है हमेशा से बेहतर रहा है। तो आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या और कैसे चीजें एक दूसरे से भिन्न है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को जरूर देखिए, ये आपके कार्य और आपके सेवा से संबंधित है। क्योंकि पेंशन जो है बहुत बड़ी चीज है। आज की बचत कल की मुस्कान होती है। तो आज जो पेंशन में हम इन्वेस्ट करते हैं, बुढ़ापे और रिटायरमेंट के बाद वो हमारा सहारा बनता है। तो इसलिए बड़ी सावधानी से इसको देखना जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप तक सुझाव पहुंचाना है। यह मेरा मानना है, आप इससे एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। जो मोटा-मोटी व्यवस्था है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पेंशन, आखिर पेंशन इसमें है कि नहीं? तो अगर यूपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जी हाँ, इसमें पेंशन है और वो पेंशन जो है आपको बेसिक का कम से कम 50%, जी हाँ, बेसिक का 50% है। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि इसमें है कि नहीं, ये हमने जाना। उसके बाद जाना है कि बेसिक का इसमें 50% कम से कम है। तो एनपीएस की कंडीशन में देखते हैं कि इसमें पेंशन है कि नहीं। यहाँ लिखा गया है कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, इसमें है कि कोई गारंटी नहीं है। इसका कारण ये है कि यह एनपीएस जो है ये बाजार के उतार-चढ़ाव पे डिपेंड करता है। ये चूँकि इसको इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट इत्यादि में, म्यूचुअल फंड्स में, तो वो ये बाजार के उतार-चढ़ाव पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ है कि बेसिक आपको 50% मिलेगा। तो क्या बेसिक का 50% कम से कम पेंशन यहाँ है? तो उसके लिए कंडीशन है। बेसिक का 50% कब मिलेगा? जब आपकी सेवा 25 वर्ष की हो जाएगी। जब आपकी सेवा 25 वर्ष की हो जाएगी, तब आपके बेसिक का 50%, अगर मान के चला जाए कि जब आप रिटायर हो रहे हैं और उस समय का बेसिक 1 लाख है। 1 लाख बेसिक है, क्लियर है? अब ये बेसिक ऐसे कैसे निकाला जाता है? जो रिटायरमेंट के समय अंत के जो 12 महीने का बेसिक होता है, उसका औसत निकाला जाता है, ठीक है? उसका औसत निकाला जाता है, तो औसत निकाल के 1 लाख हो गया। तो इसका 50% कितना हो गया? ₹50,000, क्लियर है? 50,000 हो गया और उसके बाद आपको इस पे डीए इत्यादि की गणना की जाती है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं 25 साल। अब जैसे-जैसे ये 25 साल जो है, आगे ये बढ़ता जाता है, आपको वो रोज़ जो नेशनलाइज़ व्यवस्था में वो आगे काम करने लगता है। जैसे-जैसे बढ़ेगा, तैसे-तैसे वो काम अपना करना शुरू कर देता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो 25 वर्ष की व्यवस्था है और अगले में है कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो उसमें कोई, जब उसमें गारंटी ही नहीं है, तो उसमें 25 वर्ष की सेवा की बाध्यता नहीं है। आप जब करेंगे तब से जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उतने ही पर वो बनाना शुरू कर देगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अंशदान। अंशदान की स्थिति में क्या बनता है? अंशदान की स्थिति में बनता है कि यूपीएस में जो सरकार का अंशदान है वो होता है आपको 18.5% और एनपीएस में सरकार डालती है 14%। यहाँ आपको दिख रहा है कि 4.5% आपके खाते में सरकार क्या करती है? अधिक डाल रही है, अधिक डाल रही है, यानी ज़्यादा डाल रही है। चलिए अब देखते हैं आपके हिस्से में कितना जाता है, आपके खाते से, यानी आपके वेतन से कितना कटता है, आप कितना अंशदान करते हैं। तो आप अंशदान जो करते हैं वो 10% करते हैं यूपीएस की कंडीशन में और एनपीएस की कंडीशन में भी आपका अंशदान कितना होता है?
10% ही होता है। क्लियर है? ये हो गया कि सरकार यहाँ ज़्यादा दे रही है। आपको दिख रहा है यहाँ ऊपरी-ऊपरी स्थिति में दिख रही है कि यहाँ इसमें ज़्यादा दे रही है यानी ज़्यादा जमा हो रहा है। यही है मोटा-मोटी व्यवस्था तो यही दिख रहा है। अब चलिए हम आपको आगे की व्यवस्था बताते हैं। पेंशन की गारंटी, न्यूनतम पेंशन वहाँ तो देखा कि हाँ, पेंशन है 25 वर्ष अगर आपकी सेवा हो गई है तो बेसिक का 50% मिलता है। इसमें है कि न्यूनतम पेंशन कितना मिलेगा, यानी पेंशन की गारंटी है कि नहीं। तो यूपीएस में देखते हैं यूपीएस में क्या है। जी हाँ, इसमें पेंशन की गारंटी है। इसमें आपको कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम आपको पेंशन 10,000 रुपए इसमें आपको मिलना ही मिलना है। इसमें गारंटी है। एनपीएस में क्या है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि पेंशन 10,000 ही मिलेगा, 1,000 मिलेगा कि कम मिलेगा कि बहुत ज़्यादा, इसमें गारंटी नहीं है क्योंकि ये बाजार के उतार-चढ़ाव पे आगे डिपेंड इसका सारा का सारा मामला करता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखते हैं कि कम से कम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, तभी आपका ये 10 जो हज़ार का जो न्यूनतम पेंशन है, ये मिलेगा। ये जो पेंशन बनाने का जो आपको पूरा का पूरा फ़ॉर्मूला है, वो एक अलग व्यवस्था में काम करता है, उसको हम आगे बात करेंगे। पहले हम मोटा-मोटी ऊपरी जो सामान्यतः सतही जो जानकारी है इन दोनों में, वो आपको हम बताएँगे। सारा कैलकुलेशन अलग है इसका। इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे अभी पिछले ही स्लाइड्स में हमने देखा कि 25 वर्ष आपकी सेवा हो जाती है, तो आपको 50% बेसिक का मिलता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि 26 वर्ष हो जाता है, 30 वर्ष हो जाता है, तो कैसे बनेगा? वहाँ हो जाता है कि 12 माह का औसत औसत होता है। औसत क्या? वेतन। औसत वेतन का ये फ़ॉर्मूला बनता है इसका। उसके बाद है कितने महीनों की संख्या। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कितने महीनों की संख्या है। महीनों की संख्या कैसे होगा? ये आपको 120 से कम नहीं होना चाहिए और ये 300 से, ये महीने की संख्या आपको बनती है। अब 120 से कम नहीं और 30 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा नहीं, उसके बटा 300, यही इसी इसी फ़ॉर्मूले पे निकाला जाता है। ऐसा ही है ये। ये महीनों की संख्या है। 120 ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष कितने का होगा? 10 वर्ष अगर देखा जाए तो इसमें 120 महीने होते हैं। उसी तरह अगर इसको 120 महीने और 25 वर्ष में कितना होगा? 120, 120 और उसके बाद अगर देखिएगा तो कितना होगा? अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये आपको 4 और ये 3, 300 हो रहा है। यही वो 300 यहाँ जोड़ा गया है और 10 वर्ष वाला यहाँ जोड़ा गया, नीचे 3 से भाग आपको देके इस तरह से निकाला जाता है। आपका औसत माह का जो वेतन है, उसमें 50% से भाग दिया जाता है, उसी कैलकुलेशन से वो बनता है। जैसे-जैसे आपका सारा व्यवस्था बनता जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन वो होता जाएगा। चलिए आगे इस पे डिटेल बात करेंगे। यहाँ मोटा-मोटी व्यवस्था पे देखते हैं। अब देखते हैं फैमिली पेंशन की क्या स्थिति है। फैमिली पेंशन में यूपीएस में आपको जो है आखिरी पेंशन जो है, आखिरी पेंशन का 60% फैमिली पेंशन में है, ठीक है? आखिरी पेंशन जो मिल रहा है उसका 60% है और एनपीएस में क्या है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपकी फैमिली जो है वो आपको सिक्योर्ड नहीं है, फैमिली पेंशन की स्थिति में। चलिए आगे देखते हैं ग्रेच्युटी की क्या स्थिति है। तो ग्रेच्युटी में कोई अंतर नहीं रखा गया है, जितना यूपीएस में है उतना एनपीएस में है और उतना ही ओपीएस में है। देखिए ओपीएस की लड़ाई अलग है और चूँकि उसकी व्यवस्था अलग है, तो यहाँ तुलना हमको है एनपीएस और यूपीएस में। कोई भी व्यक्ति ओपीएस से यूपीएस में नहीं जा रहा है। यहाँ एनपीएस जो है वो आपको यूपीएस की तरफ मूव उनको करना है। क्लियर है? मैं अपने से एक व्यवस्था आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इस व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है। मोटा-मोटी व्यवस्था में क्या बनती है? चलिए पहले देखते हैं, सारा गेम यही है। जो आपको अभी ऊपर-ऊपर दिखा कि हाँ, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन सारा गेम यहाँ है एकमुश्त राशि पर। चलिए पहले इसको सामान्य रूप से समझते हैं क्या है। अब यूपीएस में क्या है, प्रत्येक छमाही को 1 यूनिट माना जाता है आपके, प्रत्येक छमाही को। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा हेतु सेवानिवृत्ति के समय परिलब्धि यानी मूल वेतन और डीए का आपको 1/10। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह क्या रहा है कि जो आपका जो जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, उस समय जो मासिक परिलब्धि है, मासिक परिलब्धि माने जितना आपको बेसिक मूल और डीए को मिला के बनता है, डीए को मिला के बनता है और उसकी उसका 1/10 आपको 10। अब ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि नौकरी का वर्ष आपका है 25, 25 वर्ष आपने जॉब किया, ठीक है? तो मासिक परिलब्धि कितनी, इसमें कितने छमाही हुए? 25 वर्ष में कितने छमाही हुए? 50 छमाही हुए, 50 छमाही हुए, क्लियर? और उस समय आपका वेतन है 1 लाख रुपया, मूल वेतन है 1 लाख रुपया।
तो चूँकि डीए साथ में रखना है तो यहाँ अगर आज के डेट में जोड़ा जाए 53% यानी मूल वेतन कितना हो गया यहाँ? 1,53,000 ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? अब इसका निकलेगा 1/10 और उसमें क्या गुना होगा? ये कितनी छमाही कितनी है? चूँकि हर एक छमाही पर एक गणना की जाती है और इसमें किया जाएगा 50 से गुना क्योंकि ये 50 आपका आपके सेवा की छमाही की संख्या है और ये आपका यूपीएस के कैलकुलेशन का सूत्र है और इस पे के बाद जितना आपको पैसा बनेगा वही रकम आपको एकमुश्त हाथ में मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये यूपीएस की कंडीशन है। अब एनपीएस में क्या व्यवस्था है? एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एनपीएस में क्या है? एनपीएस में ऐसी व्यवस्था है कि कर्मचारी का जो आपको अंशदान जो दोनों तरफ से बनता है, अब यहाँ आप क्या करेंगे जो सरकार और जो 60 और 40 वाला स्थिति बनता है, आप 60% आपको एक मुश्त मिल जाता है या एनपीएस में। एनपीएस में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। तो यहाँ 60% आप जितना अंशदान किए हैं, कौन-कौन? कर्मचारी और नियोक्ता जितना किए हैं उसका 60% आपको मिल जाएगा जितना भी किए हैं और 40% से आपके पेंशन की व्यवस्था बनती है। क्लियर है? लेकिन सारा गेम यही है जो लोग लंबी अवधि की सेवा में हैं और लंबी अवधि से सेवा में हैं और आगे भी सेवा है उनके लिए सोचने की जरूरत है। आगे मैं इस पे बड़ा कैलकुलेशन लेके आऊंगा, एक एक बिंदु को स्पष्ट करूंगा तो वहां देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ है मुद्रा, आपको मुद्रा स्फीति सूचकांक। तो यूपीएस क्या उससे प्रभावित होता है? आपको जो है उससे ये चूंकि जब मान लीजिए कि डियरनेस अलाउंस घटता बढ़ता है तो उसका सूचकांक की क्या व्यवस्था है? तो हाँ यहाँ वो है वर्ष में 2 डीए में संशोधन के साथ पेंशन बढ़ता है। यहाँ जब ये डीए आपको महंगाई ऊपर नीचे होता है तो उससे ये इसका पेंशन प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ आपको पेंशन की व्यवस्था उसी तरह बनाई गई है लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ है नहीं, वो फिक्स हो गया उससे चलता रहता है। यहाँ इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ दिख रहा है, डीए बढ़ेगा तो बढ़ 53 हुआ है 55 हो गया तो यहाँ भी बढ़ जाएगा। एनपीएस में ऐसा कुछ है नहीं। अब वीआरएस की स्थिति में क्या है? वीआरएस की स्थिति में है कि वार्षिक सेवानिवृत्ति तिथि के बाद पेंशन की जब वार्षिक सेवानिवृत्ति जब हो जाएगी, जो डेट होगा, उसके बाद ही आप पेंशन मिलने के लिए लायबल होंगे, उसी समय से आपका पेंशन दे होगा। उसके बाद है इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है वीआरएस में। सेवानिवृत्ति के दौरान मृत्यु की स्थिति, मान लीजिए सेवा में है और उसमें मृत्यु हो जाती है, तो यूपीएस में क्या कंडीशन है? यूपीएस में कंडीशन आपको जो है उससे पहले हम एनपीएस की स्थिति में देखते हैं। एनपीएस की स्थिति में क्या है कि 60 वर्ष की सेवा की तिथि तक, 60 वर्ष की सेवा है उसकी तिथि तक ओपीएस यानी मूल वेतन का 50%, अगर 60 वर्ष की सेवा की तिथि तक मान लीजिए बीच में मृत्यु हो गई, मान लीजिए किसी का 45% मृत्यु हो गई, तो 60 वर्ष की सेवा तक कितना मिलेगा? 50% जो ओपीएस में मिलता है और उसके बाद ये क्या होता है? पेंशन आपको जितना पारिवारिक पेंशन बनना है उसका 30% आपको हो जाता है। तो और यूपीएससी कंडीशन में क्या है? यहाँ पारिवारिक पेंशन का 30% जितना उनको मिलना है, पारिवारिक पेंशन जितना उनका बनेगा, उसका 30% आपको सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो वहाँ कौन शामिल हो सकता है? यूपीएस। यूपीएस में केंद्र और राज्यकर्मी ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन एनपीएस में क्या है? एनपीएस में सभी भारतीय नागरिक एनआरआई सहित आपको शामिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी यूपीएस में शामिल होना चाहता है, उसे केंद्र या राज्य कर्मी होना ज़रूरी है। तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में और विशेष शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, इसको शामिल किया जाए, तो वो लोग शामिल हो सकते हैं जो बिहार के विशेष शिक्षक हैं, वो शामिल हो सकते हैं या केंद्र के कर्मचारी जो पहले से काम कर रहे हैं, वो आपको शामिल हो सकते हैं और जो राज्य के पहले से कर्मी हैं, वो शामिल हो सकते हैं। तो विशेष शिक्षकों को लेकर ये बड़ी खबर है कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। उनको एक फिक्स पेंशन की गारंटी सरकार की व्यवस्था में उनको मिल सकता है। उसके बाद है इसमें कि टैक्स का बेनिफिट क्या है? तो टैक्स का बेनिफिट आपको यूपीएस में जो है, यूपीएस में आपको अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एनपीएस में आपको इसमें स्पष्टता है। इसमें आपको अंडर सेक्शन 80 सीसीडी के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। मिल सकता नहीं, मिलेगा, मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन के आधार पर कौन-सा बेहतर है। टोटल आपको कैलकुलेट करके हम आप तक वो वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। और इसी तरह यूपीएस से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है इससे के लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।